27 अक्टूबर 2017 को शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर हम मैथ के सेक्शन को 2 भागों में सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम जो 27 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला को। नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पंखे पर 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया है और 20% की 20% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, हम दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिए। देखिए इंग्लिश में लिखा है कि अ फैन इज लिस्टेड एट 150 रुपीज एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन देन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है 150 क्या दिया गया है, मूल्य, अंकित मूल्य दिया गया है। तो मार्क प्राइस दिया गया है कितना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया गया है। अब इसमें लिखने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन लिख देते हैं 150 रुपीज दिया गया है, 20% की छूट दी गई है। अब ये बताइए, अगर किसी भी सामान पर अगर आपको 20% की छूट दी गई है और हम किसी भी चीज को 100 पर लेके चलते हैं, अगर 20% की आपको छूट दे दी गई है तो सामान कितने का आ गया है, सामान 80% का आ गया है। अगर आपको 80% का फ्रैक्शन पता है, आपको 80% का फ्रैक्शन पता है तो ये होता है 4/5। कितना होता है, 4/5। अगर 150 रुपए की कोई चीज थी, आपको 4/5 पे आप ले आए तो भाई कितने की मिल गई बताइए। लीजिए 5 3 15, 0 की 0, क्या बचा यहाँ पे 120। एसपी कितनी आ गई, 120 आ गई। 120 रुपए की आपको पड़ गई। ठीक है, आगे समझ में। 150 रुपए की अंकित मूल्य दिया था, अगर 20% की छूट दी जाती है सामान कितने का है, 80% का। एंड 4/5 आ गया, एंड इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ये हमारी क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, एसपी आ जाएगी। सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नंबर 12 देखते हैं। अब इसमें दिए गए चित्र में, अब इसमें इंग्लिश की क्या जरूरत है, इसमें तो इंग्लिश में साफ साफ दिख रहा है, जो जो वैल्यू दी है वो हमें यहाँ पे पुटअप कर लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए इंग्लिश में मैंने इसको लिखा नहीं है। दिए गए चित्र में यदि ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी सी उन्होंने डायग्राम दिया था कि बी क्या है, 90 डिग्री है। ओके, ए क्या है, 30 डिग्री है, एंड ए 30 डिग्री लिख दिया। हमें ए सी और डी निकालना था। डी यहाँ पे बैठा था, डी ये निकालना था, ये निकालना था। आपको पता है कि अब इसमें क्या बताएं कि ये 90 दिया है, ये 30 दिया है, और किसी भी ट्रायंगल का कितना होता है, तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 90 हो गया, 30 हो गया, ये कितना बचा, 60 बचा। कितना बचा, 60 डिग्री बचा। ये 60 आ गया। आपको हमको तो ये निकालना है, ये एक्स मान लिया हमने। आपको पता है एक लाइन पर अगर कोई भी ये लाइन बनी है और अगर ऐसे एक एंगल बना दिया जाए तो ये कितना होता है, एक लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं थीटा प्लस के एक्स को दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आ गया। मुझे पता है कि थीटा मुझे 60 दिया जा रहा है, तो 180 बनाने के लिए क्या करोगे, अगर 120 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। आपको यहीं पे देख लेना चाहिए था तुरंत, की ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री होता है। इसमें देखेंगे पहले जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज को यहां पर रख लेते हैं प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट। प्रेजेंट एज हमें क्या दिया, हमें कुछ भी नहीं पता, प्रेजेंट का हमें कुछ भी बायोडाटा नहीं दिया गया। लेकिन इससे पहले का, जो पहले का दिया गया, पहले का अनुपात क्या दिया गया, देखिए 1:3:4। 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 हुआ करता था। ये दो थी, बाली थी एंड गीता। बाली एंड 3:4 था। और क्या हुआ, प्रेजेंट 10 साल बाद, माने प्रेजेंट के 10 साल बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। कितने, 10 साल के बाद हो गया। ठीक है, 6:7 हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट एज का अंतर निकालना है। तो अभी यहाँ पे सीखा था हमने, इनका अंतर अगर ये 15 साल है टोटल, या अगर यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 10 साल है, तो इनकी आयु में भी 15 साल का और इसकी आयु में भी 15 साल का अंतर होगा, भले ये कितने भी बड़े हो जाएं। तो हम देखते हैं, पहले इस सवाल को करने का अंतर देखते हैं। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1। 6 और 7 का अंतर कितना है, 1। अगर इन दोनों में अंतर 1 है, इन दोनों में अंतर 1 है तो ठीक है। अगर अंतर सेम नहीं होता तो हम इनको सेम बनाते। देखिए, तो आपने देखा अंतर सेम है, तो आपने 4 से देखा, 4 से 3 कितना बड़ा है, 4 से 3 देखा आपने, 3 बड़ा है। 4 से 7 जो है वह 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। लेकिन ये तो 15 ईयर्स बड़ा है, यहाँ पे तो रेशियो 3 बड़ा है, अनुपात देखा 3 बड़ा है। नहीं यार, ईयर में देखा तो 15 साल बड़ा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर आ जाएगी। अब आप 5 को 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट की कितनी आएगी, 3 5 जा 15, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 5 जा 20। आपसे ये जो दिया गया था वो 4-5 साल पहले का दिया था। 5 साल बाद आओगे, माने प्रेजेंट में आओगे, 5 साल बाद चल के आओगे, तो 5 का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 का। ये कितने का हो जाएगा, 25 का।
25 का हो गया। आपसे यही बोल रहा था कि उनकी वर्तमान आयु में, उनकी प्रेजेंट एज में अंतर कितना है। मैंने अंतर देखा, ये तो 20 का हो गया, ये 25 का हो गया, यानी 5 ईयर्स का हो गया। तो 5 ईयर्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया, आगे ऐसे ही और सवाल आएंगे तब समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। एक मेज को 400 रुपए में बेचने के बजाय 350 बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा, यानी सीपी क्या होगी। यदि पहले सीपी कितनी थी मुझे नहीं पता, सीपी कितनी थी मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान ली। जब ये इसको कितने में बेचता है, 400 में बेचता है, तब इसे कुछ हानि होती है। लेकिन जैसे ही ये ऐसे कितने की बेचता है, 350 की बेचता है, तो क्या होता है, हानि 5% बढ़ जाती है। आपने देखा कि यार 5% हानि बढ़ गई है, लेकिन रुपए कितने बढ़े हैं, 50 रुपए बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 50 रुपए बढ़े हैं। आपने कहा 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 1% की वैल्यू आ गई 5 × 5 10 आ गई, 1% की वैल्यू 10 आ गई। और हमें पता है हम सीपी हमेशा 100% पे लेके चलते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए। 100% की वैल्यू 2 जीरो और लगा दो, क्या जाएगा हमारा, 1000 रुपये हमारी सीपी हुआ करती थी। ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से हम ऐसे ही सारे सवाल को हैंडल करेंगे। नंबर 15 देखते हैं। इससे पहले अगर आप यहां तक आ गए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट दिखाइए। और हम इसमें बहुत सारे शॉर्ट मेथड सीखेंगे, और मैं आपसे गारंटी कहता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा मेथड सीखने को मिलेगा कि हम, अगर आपकी कोई अलग अप्रोच थी तो मैं आपको एक अलग अप्रोच बताऊंगा तो आपको सीखने को मिल सकता है। ज़्यादा नहीं, 20% लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं गारंटी कहता हूं इस बात की। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए इसमें लिखा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, कितना और अतिरिक्त पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। 60 लीटर का पहले क्या था, एक मिश्रण हुआ करता था। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो मिल्क एंड वाटर। पहले मिल्क एंड वाटर का 2:1 हुआ करता, 2:1 हुआ करता था। एंड हाउ मच मोर वाटर इज एडेड, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए तो रेशियो 1:2 हो जाए। आपने कहा इस वालों करने कंसेप्ट क्या है, देखिए कंसेप्ट भी सीखेंगे। आपने कहा पानी मिला रहे हैं तो ये बदलाव क्यों हो रहा है, ये मिल्क क्यों चेंज हो रहा है, ये 2 से 1 क्यों हो रहा है। मैं तो इसको बराबर करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मिल्क देखा, 2 मिल्क हो गया, ठीक है। आपने कितना, अब ये पूछा कितना ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है। आपने कहा अगर मैं 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब 3 यूनिट की कैसे निकालोगे, आपने कहा पहले उसने क्वांटिटी दी है, उसने जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले ये देखा करो क्वेश्चन में दिया क्यों है। ये इसलिए दिया है ताकि आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सको। 2 और 1 3, 3 यूनिट माने 60 लीटर के बराबर है, 60 लीटर। अगर 1 यूनिट की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 20 लीटर, 20 लीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहां पे रखोगे तो 20 दिया 60 लीटर, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली, 20 दिया 60 लीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, इसी तरह के सवाल आगे भी आए हैं, तो आप अगर इस बार नहीं समझ पा रहे हैं तो अगली बार समझ लेंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि ए तथा बी 40,000 रुपए 75,000 रुपए देखिए एक राशि निवेश की इन लोगों ने, ठीक है। 5 वर्षों के अंत में उन दोनों को कुल लाभ इतना हुआ। ऐसी ए एंड बी इन्वेस्टेड, इन लोगों ने जमा किया 40,000 75,000 और 5 साल के अंत में इनको इतना प्रॉफिट हुआ। इस सवालों को करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि जो प्रॉफिट होता है, आपका प्रॉफिट होता है वो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने समय के लिए किया उसके बराबर होता है। अच्छा प्रॉफिट होता है तो बताइए। आपने कहा कि जो ए लिख दिया एंड बी लिख दिया, ए करता है 40,000 रुपए, ए करता है 40,000 रुपए और बी करता है 75,000 रुपए, 75,000 रुपए, 40,000 रुपए 75,000 रुपए। 5 वर्षों के अंत में इसने 5 साल के लिए लगाए। मैंने देखो प्रॉफिट लिखा, वो इन्वेस्टमेंट लिखा, इन्वेस्टमेंट ये लिखा है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखा हुआ है, तो मैंने प्रॉफिट लिखा टाइम लिखा, सॉरी इन्वेस्टमेंट लिखा इनटू टाइम लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा इनटू टाइम लिखा। इसने भी 5 साल के अंदर 5 साल के टोटल प्रॉफिट कितना हुआ देख लेते हैं। आपने कहा 3 जीरो से 3 जीरो यहीं काट दो, ये काट दिया, ये जीरो है, 3 ये काट दिया। रेशियो में क्या करता है, कॉमन चीज होती है उनको काट देते हैं, 5 से 5 काट दो। यहाँ पे होता है 5 8 या 40 और 5 1 5 25, ये हो गया 8:15 आ गया। आपसे बोल रहा है कि दे गेट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 46,000, उनको जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 46,000 का होता है। आपका टोटल होता है तो टोटल करके तो देखो, टोटल करके देखा तो 23 आ गई, 23 की वैल्यू आपने देखा 46,000 आ गई, 23 की 46,000 आ गई, 23 को काटोगे तो कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। आपसे पूछा गया ए का शेयर बताना है, ए का तो 8 है, ए का 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा शेयर ए का। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ए ने 16,000 रुपए, वो ए को कितना प्रॉफिट हुआ, शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में ए का कितना है, ए का हिस्सा 46,000 में से ए का हिस्सा कितना है, 16,000 रुपए इसका हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में। अब इस सवाल को आसान करने का तरीका क्या है, देखिए बिल्कुल ए प्लस के बी जो जो बोल रहा है वो लिखते जाइए सवालों में। ए प्लस बी 4 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में कर सकता है, ये 6 दिन लिखा है। इंग्लिश वाले इंग्लिश भी पढ़ लें। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, दोनों मिलकर 4 दिन में, ए अकेला 6 दिन में। तो बताइए बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। आपने ए प्लस बी की ताकत इतने दिन इतने दिन, आपने इसका वो निकाल लेते हैं, क्या वर्क निकाल लेते हैं। 24 आ गया, 4 6 24 एंड 6 4 24। आपने कहा अगर ए की ताकत 4 है, ए की ताकत अगर 4 है और इन दोनों की टोटल 6 है, तो बताइए बी की ताकत कितनी हो जाएगी, 2। और बी पूछ रहा है बी कितने दिनों में करेगा, 24 काम करेगा, 2 ताकत से करेगा, तो कितने दिन लग जाएंगे, इसको 12 डेज लग जाएंगे। अगर बी 24 वर्क 2 इफिशियंसी से करेगा तो इसे 12 दिन यानी 12 डेज लग जाएंगे। ये हमारा नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 256 की पावर 0.16 एंड 16 की पावर 0.18 का मान बताना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये अगर यहाँ पे 16 बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या है, ये 16 बन सकता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, तो एग्जामिनर आपको खुद बना के देगा। आपने जैसे ही देखा 16 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 की पावर हो जाएगी हमारी 16 की पावर 2, 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 हो जाएगी। इसके आगे हम देखेंगे 16 की पावर 2 हो गई। अब 16 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 0.32 मल्टीप्लाई 16 का करोगे 0.18। आपको पता है जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई पावर सेम हो जाती है। जैसे आप इसको सेम करोगे क्या आएगा, 0.50 आएगा, 0.50 आने के बाद आप करोगे कि 0.50 क्या मैं 1/2 नहीं लिख सकता, कैसे, देखो 0 पॉइंट हटाओ कितना आएगा, 100 आएगा, ये कटेगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। आपने कहा 2 लिख सकते हैं, ये आपने ब्रैकेट लगा दिया। आपने कहा ये क्या 4 की पावर 2 नहीं बनना, बिल्कुल बनना है, 4 की पावर 2 बनना है। ये काटा, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ये लेंथ इसलिए लग रहा है, आपको समझा रहा हूं मैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसके अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन हुए वो मैंने नहीं लिए हैं, वैसे हमने 22-23 क्वेश्चन ही लिए हैं, नहीं तो 1-2 टाइम एंड वर्क रिपीट हो गए हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। देखते हैं, एक कमरे में 11 सीटें हैं, वहां 2 व्यक्ति आए हैं, वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल के n माइनस के r। यानी आज में क्या कह रहे हैं कि जो 11 आदमी है, जो 11 कौन है, 11 जो सीटें हैं, 11 सीटें हैं, इसको मैंने लिख दिया 11 सीटें पर्सन 2, 11 सीटें और व्यक्ति कितने 2, ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इतना याद कर लो आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा पहले रखेंगे फैक्टोरियल 11 n, संख्या कितनी है n माने नंबर कितने 11, ठीक है। और आपको पता है n 11 में से 2 जाएंगे 11 और r, 11 में से 2 कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। आपको पता है अगर मैं फैक्टोरियल को तोड़ना चाहूं तो किस रूप में लिख सकता हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। आपने कहा ये नीचे लिख दिया फैक्टोरियल 9 लिख दिया। इसके बाद आपने कहा फैक्टोरियल 9, मैं इसको लिख लेता हूं, इसको मैं काट देता हूं, क्योंकि अब ये लिखेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है इसका, 9 8 7 जितना भी लिखो कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको फैक्टोरियल लिख दिया, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से ये इसलिए कर दिया, हमें पता है फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट रहा है। 11 का मल्टीप्लाई जैसे 10 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 110, यही हमारा हो जाएगा। 11 सीटें हैं और अगर 2 व्यक्ति दिए गए हैं, ये कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं, या 110 प्रकार से इधर उधर 11 सीटों में बैठ सकते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 बॉय का औसत वजन इतना है, बाद में यह 87 kg के स्थान पर 78 अंकित किया गया, एक मान इतना किया गया, तो सही औसत क्या है, इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज वाज कैलकुलेट टू बी इतना, जब 20 लड़कों का जो औसत वजन इतना कैलकुलेट किया गया था, इट वाज लेटर फाउंड दैट वन वेट वाज मिसरीड। एक गलती से क्या हुआ, एक गलती से 78 kg ऑफ 87 क्या हुआ, 87 पढ़ना था लेकिन 78 उसने पढ़ लिया। देखो के स्थान पर 78 kg अंकित किया गया और पढ़ना कितना 70 अंकित किया गया और पढ़ना था 87, तो हमने ये गलत ऐड हो गया, अब इनको हटाना पड़ेगा। आपने कहा कैसे करेंगे, सवाल को सही औसत ज्ञात करें। सही औसत क्या है, सही 20 लड़के थे,
20 लड़के हुआ करते थे, 20 लड़के में से 89.4 इनका औसत वजन था, तो आपके 70 के लिए अंकित किया गया, तो 70 अंकित किया गया, इसको हटाओ, ये क्यों ऐड किया आपने, हटाओ इसको, बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, बाद में एक मान 87 केजी किया गया, 87 को ऐड कर, इसको तो मैंने निकाल दिया, ठीक है, मैंने 87 को ऐड कर दिया, आगे समझ में, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसको ऐड कर दिया, तो सही, तो 20 लड़कों का, अब एक निकाला, एक आ गया, 20 के 20 ही हैं, 20 में से एक गया था, 19 बचे थे, फिर एक और आ गया, क्या हो गया, 20 ही हो गए, तो सही औसत क्या है। अब ये जो 87 जोड़ा है मैंने, अब सही औसत क्या आएगा ये बताइए। आपने कहा ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से मैं डायरेक्ट यहीं पे जीरो काट देता हूँ, पॉइंट से डायरेक्ट मैं ये जीरो काट देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8, 2 9 18 की 8 करेगी 1, 2 8 16 17 हो गया। आपको इसको करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसको करेंगे 20 x आ जाएगा। अब x की वैल्यू, x को यहीं पे लिखा रहने दो, और इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 80, 90 और 95, 20 कर दो। आपको पता है जीरो है, पॉइंट पहले ही लगा दो, पॉइंट मैंने पहले ही लगा दिया, पॉइंट मैंने पहले ही लगा दिया, जीरो एक लगा दिया, अब इसको डिवाइड दे दो, क्या आएगा, 2 8 जा 16, एक कैरी गई, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 9 है ये, 2 9 जा 18 आता, सॉरी गलती हो गई, जल्दी में प्लस हो गया, 9 काउंट आना था, 9 कर दे, 9 करो कितना आएगा, 90 97, 77 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, ये लगा देंगे, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 कैरी गए, और फिर अगर 2 8 जा 16, पॉइंट तो ये लगाइए, ये पॉइंट यहाँ पे लगा था पॉइंट, तो मैंने पॉइंट लगा दिया, 2 8 जा 16, एक गए, 2 5 जा 10, 89.85 kg, 89, ये 89 है, 89 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 89.85 kg, ये आ गया। सही औसत क्या है, सही औसत। वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो बच्चे जितने भी एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं सब तक ये वीडियो फैला दो और सब तक पहुंच जानी चाहिए। और आपको मैं गारंटी कहता हूं कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जैसा भी मैंने पहले कहा है, और मुझे समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं 10 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अगर मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर मैं खुद ही समझना चाहूं तो मैं 10 मिनट में कर लूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आपको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए टाइम लगता है। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है कि कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा टाइम लगाइए किसी भी चीज में और उसे सीखिए। एक बार सीख लेंगे तो बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप के द्वारा निर्मित है, ठीक है। इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 5 सेंटीमीटर फाउंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। इसमें ना डायग्राम दिया था, कुछ नहीं दिया गया था, तो हमने बोला सेक्टर बना लेते हैं पहले। ये बनाया गया सेक्टर, सेंटर से सेक्टर बना लिया जल्दी से, ये बना लिया। यो आपसे बोला गया कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ये निकालना है। सेक्टर क्या होता है, ये होता है। त्रिज्याखंड क्या है, ये है। त्रिज्याखंड इसे कहते हैं, सेक्टर इसे इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। और लेंथ कितनी है, जो आर्क है, जो चाप है, जो चाप की लंबाई है वो 3.5 है, और जो त्रिज्या है उसकी कितनी है, 5 है। ये 5 हो गया, 5 हो गया। अब इसी का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका अगर आप एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बोला था अगर आप वीडियो के साथ बने रहोगे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ अच्छी चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी। जैसे कि इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं थीटा निकालूं, अगर मैं पहले थीटा एंगल निकाल लूं, फिर एंगल के आधार पर निकालूं, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना है। अगर कभी आपको चाप दिया जाए, आर्क दिया जाए, आर्क का दिया जाए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए, आर्क दिया जाए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए, तो आपको निकालने का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, R इंटू एल बटे 2, एरिया ऑफ अ सेक्टर का। यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। राइटिंग में मत जाना, थोड़ा आप समझ लेना, बस भावनाओं को समझो। एरिया ऑफ अ सेक्टर, और यहां पे त्रिज्याखंड भी लिख लेना, त्रिज्याखंड। कभी अगर आप दिया जाए, कब, जब चाप दिया जाए, अब हमें एंगल से नहीं निकालेंगे, चाप दिया जाए और एरिया निकालने को बोल दिया है। रेडियस हमें पता है 5 है, और सेक्टर लंबाई कितनी है चाप की, यानी एल। इसको मैंने मान लिया एल, इसको मैंने मान लिया रेडियस, इसको मैंने मान लिया रेडियस को एल। तो रेडियस मैंने लिख दी 5, और मैंने जो लंब लिखा था, जो सॉरी लंब नहीं, जो क्या था, चाप जो था 3.5 लिख दिया, 2 ये लिख दिया, पॉइंट हटाया 0 आ गया, 5 कर दिया 420 आ गया। आप क्या करो, 35 का करो 4 बार, करोगे क्या आएगा, 4 8 जा 32, और 3 बचेगा, 0.04 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 8.75 स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसको, एक और तरीका होता है, अगर आप इसको निकालोगे एंगल से तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये तरीका आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें लिखा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 989 और 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता है। 5 और 7, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 एज। बताइए वह इनमें से, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से संख्या कौन सी होगी।
आपने कहा कि अगर ये 989 है, ये रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, तो मैं इस सवाल को कैसे कर सकता हूं। सबसे पहले आपने देखा अगर मैं 989 है, अगर मैं इसमें से माइनस के 5 कर दूंगा, अगर यहाँ पे 327 है, माइनस के 7 कर देंगे तो 1320 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 9, 8 एंड 4 आएगा, 984 आ जाएगा। आपने कहा ये क्या कर दिया, अगर ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, मैंने रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो ये वह नंबर निकल आया, या वह दो नंबर निकल आए जो कि पूरे के पूरे एक संख्या से, कोई भी एक ऐसी संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। आपने कहा कि अगर मैं संख्या मान लो कुछ x थी, अगर x इसको डिवाइड करता तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा था जो क्वेश्चन में बोल रहा था, तो मैंने 5 ही माइनस कर लिया, 5 ही माइनस कर लिया। तो वह संख्या क्या है, संख्या निकालने के लिए आपको ग्रेटेस्ट दिया है, यानी बड़ी से बड़ी है, तो इसके लिए आप एचसीएफ जो लासा मासा होता है वो हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, 984 करो। एचसीएफ आपको निकालना दो तरीके से निकाल सकते हैं। एचसीएफ पहले हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, जल्दी से 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 4 2 8, 4 4 16, 4 से 24। फिर इसको करेंगे क्या आएगा, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 1 3, 41 से काट दो, ये आ गया। इसका निकालेंगे जल्दी से, क्या आएगा 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 0 की 0, 3 से काटेंगे 3 1 3 0, ऐसे काटेंगे, 2 से कटेगा 2 5 10 एंड 2 5 10, 11 से कटेगा 5 बार कटेगा, ठीक है। आपने कॉमन क्या आ रहा है 5 बार, फिर काट दो, कोई मतलब नहीं है। आपने कहा एचसीएफ में क्या लेते हैं, जो एचसीएफ होता है उसमें जो कॉमन चीज आती है दोनों वो लेते हैं, 4 और 4, 4 कॉमन ले लिया। आपने कहा 2 और 2, 2 कॉमन ले लिया। आपने कहा 3 और 3 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 4 2 8 से 24, और कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। आपने कहा कितना आ गया 24। तो भाई 24 बड़ी से बड़ी संख्या है, भाई 24 क्या है, 24 भाई बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। अगर मैं इन दोनों को करता, इन 24 का भाग इन दोनों में करूंगा तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसमें करूंगा तो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही घटा लिया कि 24 भाई संख्या है जो कि आपको संख्या समझ में ना आए तो आप इसमें से देख के भी कर सकते हैं ऑप्शन में से। तो भाई 24 सबसे बड़ी संख्या है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। 25 क्वेश्चन समथिंग थे, हमने 24 कर लिए। तो हम 27 अक्टूबर 2017 का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था आज हम पूरा मुझे सॉल्व कर लिया है हमने, बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। इसमें दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 एंड 72 है। यदि संख्याओं का योग 60 है तो दोनों संख्याओं में एक संख्या होगी, दोनों संख्याओं में एक संख्या क्या होगी बताइए। तो आपने कभी एकेडमिक में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंपटीशन में भी आप पढ़ोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक फॉर्मूला होता है, नंबर क्या होता है ए इंटू बी, लासा इंटू मासा आपने पढ़ा होगा, लासा इंटू मासा ए नंबर, माने दो संख्याओं का गुणनफल दो एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होता है, ठीक है। आपने कहा ये कितने दिया गया है, एचसीएफ लासा मासा कितने दिया गया, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ कितने दिया गया 12 और 72 दिया गया है। और आपसे बोला गया जो दो संख्याएं हैं उनका योग, वो देखो यदि संख्याओं का योग 60 है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 60, संख्याओं का 60 है, तो मैंने मान ली एक संख्या तो x है, एक संख्या तो सॉरी a है, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस के a आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला था, फॉर्मूले पुटअप किया, कुछ भी नहीं किया। अगर आप कुछ ना समझ में आए इस तरीके से करिए। अब आपने कहा कि मैंने 12 इंटू 72 कर दिया, अब आपने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने b की वैल्यू निकाल ली थी, क्या आएगी b की वैल्यू 60 माइनस के a निकाल ली थी, मैंने बता दिया आपको ताकि आपको समझ में आए, और मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी। आप इसको करेंगे कैसे, देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं आना है, आपको जो ऑप्शंस पुटअप करके देखने हैं तो जल्दी हो जाएगा। जैसे आपने a उठाया 72, जैसे आपने 72 यहाँ पे रखा, और जैसे ही आपने 72 यहाँ पे रखा तो माइनस के 72 आ गया, तो आपने कहा ये 12 72 बराबर तो आ जाएगा, लेकिन पहली बात क्या हो जाएगी, माइनस में आएगा तो ये नहीं हो सकता। 60 रखोगे तो 60 में 60 जाएंगे जीरो, और जीरो का अगर 60 में मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 60 रखोगे 60, मैंने अब ये पहले ऑप्शन मैंने अब चेक किया, ये सेकंड ऑप्शन चेक कर रहा हूँ कि 60, अगर मैंने 60 को यहाँ पे 60 रखा और 60 में 60 जाएंगे कितना बचेगा जीरो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे तो यार 12 72 है, तो ये नहीं हो सकता सेकंड ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तुरंत चेक करो, दो ऑप्शन चेक कर लिए, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। पहले हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 12 को जैसे रखोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू मैंने 12 रख दी, और 60 में से 12 जाएगा तो 48 बचेगा। आपने कहा यहाँ पे 12 72 है, यहाँ पे 12 48 है, ये क्या अभी बराबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो आपने कहा ये ऑप्शन चेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब जब ये तीन ऑप्शन चेक कर लें तो आखिरी में क्या होगा, आंसर इसका 24 ही होगा, ए की वैल्यू क्या जाएगी 24 ही आ जाएगी। 24 पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा, इसको 24 आंसर क्या आएगा, इसका 24 आएगा। एग्जामिनर इतना भी पागल नहीं है कि वो तीन ऑप्शन देखे चौथा भी नहीं, आप डरना नहीं, बिल्कुल 24 लगा के आ जाना। 27 अक्टूबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट का जो मैथ का सेक्शन था, एमपीएसआई में जो पेपर हुआ था उसका मैथ सेक्शन को पूरा सॉल्व कर लिया है।
हम मैथ के जो सेक्शन के उसको दो भागों में सॉल्व करेंगे, एक फर्स्ट एंड सेकंड, माने दोनों पार्टों में हम मैथ का पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, आपको बोरियत फील ना हो, इसलिए मैं दो पार्टों में बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा पढ़ने में आएगा, उतनी चीज़ें मैं अच्छी सिखा पाऊँगा। और बस आप वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करें और जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास जरूर पहुंचाएं। और पेपर कभी भी हो, लेकिन हमें सेट लगाते रहना चाहिए। अगर आपको मैथ आता है, नहीं आता है, फिर भी आप देखते रहिए और सीखते रहिए। बस यही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।